हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इरिगेशन चैप्टर 2 सॉइल प्लांट रिलेशनशिप एंड सॉइल मॉइस्चर। अगर आपने मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने उस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किस पर डेप्थ ऑफ वाटर पे किए हुए थे, तो उसी से रिलेटेड मैं अगला एक और ईएस का ही क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर। तो बोल रहा है अपना कि फील्ड कैपेसिटी जो है अपन को गिवन है। मैंने क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है, नहीं काफ़ी बड़ा हो जाता है। 30% गिवन है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या है, 11% गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है। इसको मैं चाहे तो यूनिट वेट में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे को यूनिट वेट ऑफ वाटर में भी जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो मैंने जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इतना इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। डेप्थ ऑफ रूट दे रखी है। डेली वाटर कंजप्शन दे रखा है कितना, 12 mm। क्या दे रखा है, डेली वाटर कंजप्शन कितना दे रखा है, 12 mm। जैसे कि मान लो 100 mm मेरे फील्ड पर वाटर अवेलेबल है, तो डेली डेली जो लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 12 mm का लॉस होने वाला है। फील्ड क्रॉप उसको अपनी ग्रोथ के लिए लेगा। ठीक है। फॉर हेल्थी ग्रोथ मॉइस्चर कंटेंट नॉट फॉल बिलो 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। अगर मेरे को हेल्थी ग्रोथ देनी है प्लांट्स की, तो मॉइस्चर कंटेंट 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर से नीचे नहीं जाना चाहिए। किससे नहीं जाना चाहिए, 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। तो मेरे को सबसे पहले अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है, उसका भी 25% निकालना है, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फाइंड नंबर ऑफ डेज फॉर इरीगेशन, कितने दिन बाद हमें इरीगेशन करना है, तो वो भी चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले वही ये हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले क्या होगा, हमारे गिवन डाटा। तो वो चीज़ मैंने लिखी नहीं है, पर आपको लिखनी है क्योंकि अब आपको इतना समझ में आने लग गया है। तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी गिवन है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट गिवन है 11%। तो मैंने सबसे पहले अवेलेबल मॉइस्चर निकाला, वो कितना आ गया, 19%। पर इसमें हमने हमारे क्वेश्चंस में जो अवेलेबल था वो ये था 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि मेरा कितना आ रहा है, 4.75%। ठीक है, कितना आ रहा है, 4.75%। तो ठीक है, अब देखिए परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 11% है, इससे नीचे तो वाटर का कोई फ़ायदा होता नहीं है सॉइल के लिए। और बोला गया है कि मैं सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी 25% ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो कि मेरा आ रहा है 4.75%, इससे नीचे पानी नहीं होने दूंगा। तभी मेरी क्रॉप की हेल्थ क्या होगी, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मतलब जो हमको फाइनल वाटर की लिमिट रखनी है वो कहाँ तक रखनी है, यहाँ तक। जैसे ही इस लिमिट पे पानी आएगा मेरे को दोबारा से इरीगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है। तो सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ वाटर निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा है। टोटल 19 था अवेलेबल मॉइस्चर, मेरे को इतना और कम करना पड़ेगा, तो वो मैं निकाल लूँगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन ड्राई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब डेंसिटी दे रखी है तो जी से जी कट जाएगा, तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं इसको ड्राई यूनिट में बनाना है तो इधर भी जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी डेंसिटी ऑफ वाटर में जी का मल्टीप्लाई करने का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट डेंसिटी लिख रखी है इंटू डी रूट, जो कि हमें 700 mm गिवन थी। और मैंने इधर लिख रखा है कितना मॉइस्चर है हमारे पास, 19% था अवेलेबल था, पर भी मैं उसका 25% से नीचे नहीं जाने दूंगा। तो मैंने माइनस का 25% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कर दिया। इसको मैंने सॉल्व करा तो 129.68 mm आ रहा है गाइज। ठीक है, तो जो कि मैंने लगभग कितना ले रखा है, 130 mm मेरे को पानी, इतना पानी की डेप्थ रखनी पड़ेगी हमारे पूरे फील्ड की, अच्छी फील्ड में अच्छी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अपनी जो सॉइल कंज्यूम करती है ना, वो कितना करती है, 12 mm वाटर पर डे कंज्यूम करती है। तो मतलब इतना मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, मैंने मान लो 130 mm की डेप्थ रखी, पर मेरा पर डे लॉस कितना हो रहा है, 12 mm का लॉस हो रहा है। तो कितने दिन बाद मैं दोबारा से इरीगेशन करूँगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, टोटल कितना है हमारे पास अवेलेबल और पर डे कितना हो रहा है, उसका मैं रेशो ले लूँगा, जो कि कितना आ रहा है, 10.883। पर यहाँ पर गलती नहीं करनी है, लोग इसको राउंड ऑफ करके 10 को 11 कर देते हैं, पर हमें इसको कम करके लाना है। जैसे कि मान लो मेरे को इरीगेशन करना था 12 दिन बाद, कितने दिन बाद करना था, 12 दिन बाद इरीगेशन करना था, पर मैंने कितने दिन बाद कर दिया, 13 दिन बाद कर दिया राउंड ऑफ करके। तब तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना क्रॉप की। यहीं मेरे को 12 दिन बाद करना था, पर मैंने 10 दिन कर दिया, तो क्या पानी कम हुआ लेवल से, उतने लेवल से कम नहीं हुआ और क्रॉप की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये थे काफ़ी 3 बेहतरीन क्वेश्चन ईएस के प्रीवी के। एसएससी मेंस में तो बड़े प्यार से आप क्वेश्चन बना देंगे, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, डैम श्योर। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है अपना मेथड टू मेंटेन फर्टिलिटी इन सॉइल। क्या है, मेथड टू मेंटेन फर्टिलिटी इन सॉइल। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है हमारा पॉइंट, बाई कीपिंग लैंड फॉलो करने से क्या होगा ना, बाई कीपिंग लैंड FALLOW फॉलो करने से मतलब हम उस पर 1-2 साल तक कोई हार्वेस्टिंग या कोई इरिगेशन या कुछ भी हम उस पर नहीं करेंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तो उससे उसकी फर्टिलिटी ऑटो रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देने से, खाद वगैरह प्रोवाइड करने से तो फर्टिलिटी अच्छी बढ़ती है, क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी अगर हम फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ करते हैं तो। उसके बाद लिखा हो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, कभी मैं इस फील्ड पर ये उगा रहा हूँ तो कभी मैं उस फील्ड पर कुछ और उगा रहा हूँ, मतलब क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, कभी गेहूँ कभी चावल, एक फील्ड पर एक ही टाइप की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसका लास्ट पॉइंट बचता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो इधर पानी की लेवल उधर पानी का लेवल, इधर फर्टिलाइज़र अलग उधर फर्टिलाइज़र अलग, तो इससे फर्टिलिटी काफ़ी इंक्रीज होती है। तो ये भी हमें हल्का सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बनाया पर अभी तक इनसे। उसके बाद अपना थोड़ा सा रह जाए ये टॉपिक, फिर इस चैप्टर का ख़त्म करते हैं। इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो हमें इरिगेशन जो पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक है हमारे पास सेडिमेंट्स कंसंट्रेशन इन वाटर। सेडिमेंट की कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट आएगा क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पर। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, इन फाइन सेडिमेंट, अगर क्या है सेडिमेंट, फाइन सेडिमेंट है तो ये अपनी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। ध्यान देना भाइयों, अगर सेडिमेंट फाइन है तो ये अपनी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। मैं पढ़ देता हूँ, इन फाइन सेडिमेंट्स इन वाटर, इफ फाइन सेडिमेंट इन वाटर देन इट विल हेल्प टू इंक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड वाइस वर्सा, अगर साइज ऑफ सेडिमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे पोर्स को चौक कर देगा, बंद कर देगा, पानी उसके अंदर अवेलेबल नहीं करने देगा सॉइल के अंदर, तो हमारी सॉइल पे इफेक्ट बैडली आएगा। तो ये, और उसी के लिए मैंने क्या लिख दिया हुआ है, वाइस वर्सा, अगर साइज ज़्यादा है सेडिमेंट्स का तो ये हमारे लिए फर्टिलिटी कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। क्या लिखा हो, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, इस पर मैंने स्टार लिखा हुआ है भाइयों। ये इसमें गेट में तो क्वेश्चंस बने हैं अपने, साथ ही साथ जेई में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट, पानी में कितना सोल्यूबल सॉल्ट है इरिगेशन वाटर में, तो वो चीज़ निकालने के लिए तो सॉल्ट इन इरिगेटेड वाटर लाइक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, काफ़ी सारे सॉल्ट अवेलेबल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मे इंजरी टू प्लांट्स, क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, प्लांट्स को, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ईएस गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस फॉर्मूले को याद करें, एसएससी जेई वाले इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सीएस क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट्स है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी इंटू क्यू, क्यू क्या होता है डिस्चार्ज, माइनस क्यू माइनस सी यू माइनस आर ई। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार, सी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सी क्या है, जो सॉल्ट अवेलेबल है वाटर में वो है, क्यू क्या है डिस्चार्ज, क्यू क्या है डिस्चार्ज, सी यू माइनस आर ई क्या है वो भी एक बार समझा देता हूँ। सी यू क्या है, कंजप्शन यूज ऑफ वाटर, मतलब कितना पानी चाहिए, सी यू क्या है, कितना पानी चाहिए सॉइल की ग्रोथ के लिए, आर ई क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल। तो अगर मेरे को इतना पानी, मान लो किसी क्रॉप को 100 mm का पानी चाहिए पर 10 mm की तो रेनफॉल ही हो गई, तो मैं 90 mm दूंगा ना, तो वही चीज़ है, ये क्या है, कितना पानी चाहिए और कितनी रेनफॉल हो गई, उन दोनों का माइनस कर दूंगा तो बच्चा कुचा जितना है बाकी हम प्रोवाइड करा देंगे इरीगेशन के माध्यम से। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, सी यू माइनस आर ई क्या है, यूज्ड अप इरीगेशन वाटर, H2O मतलब वाटर, मतलब उसके बाद हमें इरीगेशन के पानी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, अगर रेनफॉल ही सही हो गया तो मेरे को इरीगेशन क्यों करूँगा मैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो सी एस इज फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी के लिए तो है ही। सी एस इज फाइंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किससे नापते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की मदद से हम सी एस निकाल सकते हैं। सी एस मतलब सॉल्यूबल सॉल्ट को बता सकते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोमोज, मतलब ओम का इनवर्स मोज होता है पर सेंटीमीटर, माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ टेबल है जिसके हिसाब से हमने क्लास में वाटर में बांटा हुआ है, कि जैसे कि मान लो ईसी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या थी, माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर, अगर लेस देन 250 है तो कौन सा क्लास है, 1, नेचर कैसा है, लो, और इस पानी को हम आराम से यूज कर सकते हैं। अगर रेंज 250 से 750 होती है, कितनी हो जाती है भाइयों, 250 से 750, तो क्लास कौन सी हो जाएगी अपनी C2, और मीडियम कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, नेम कैसा हो जाएगा, मीडियम। ठीक है, ऐसी 750 से 2250, ठीक है, 2250 वो कौन सा हो जाएगा, क्लास 3, और ग्रेटर देन 2250 वो क्या हो जाएगा, क्लास 4।
हाई, वेरी हाई। ठीक है, तो देखिए लो वाला जो है वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, बीच के दो को हम कुछ ट्रीटमेंट देकर तब पानी यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट वाले को हमें सख्त मना किया गया है कि पानी यूज़ नहीं करना, आपकी सॉइल पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा होगा और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसी से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर लास्ट टॉपिक बचता है हमारी क्लास का, और उसके बाद इसी पे एक क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू अदर कैटायन, कितना सोडियम अवेलेबल है हमारे इरिगेशन वाटर में। ठीक है, तो उसको हम SAR से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SAR से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। ठीक है, द फैक्टर इज मेजर्ड बाई SAR, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो से इसको डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है सोडियम के आयन अपॉन अंडर रूट में कैल्शियम के आयन प्लस मैग्नीशियम के आयन डिवाइडेड बाई 2। याद रहे, अंडर रूट में है कैल्शियम के आयन प्लस मैग्नीशियम के आयन अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2, उसका होल अंडर रूट, और ऊपर क्या है, सोडियम के आयन। ठीक है, अब इसकी भी एक टेबल है जैसे हमने अभी पढ़ी थी, किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉइल में सॉल्ट कितना है उसको बताता है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, सोडियम आयन को बताने वाला है, जिसकी टेबल क्या है, 0 से 10 कौन सी क्लास हो जाएगी, S1, और अपन इसको क्या कर सकते हैं, लो सोडियम वाटर, और आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसी 10 से 18 क्या हो जाएगा, मीडियम, 18 से 26 क्या हो जाएगा, हाई, और ग्रेटर देन 26 क्या हो जाएगा, वेरी हाई। उधर पीछे वाली टेबल क्या थी, याद भी करा देता हूं मैं साथ के साथ रिपीट करके, लेस देन 250, 250 से 750, 750 से 2250, और ग्रेटर देन 250। ठीक है, तो इस साथ के साथ याद भी करते हुए चलते हैं, ये क्लास भी क्लियर हो गई कि S1, S2, S3, S4, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। ठीक है, अब देखिए ES का एक क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने लिखा भी हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट SAR एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन की वैल्यू दे रखी है 22, 3 एंड 1.5 EPM पर लीटर। क्या दे रखी है यूनिट, EPM पर लीटर। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने कितनी दे रखी है, 200 माइक्रो ओम्स। क्या दे रखी है, 200 माइक्रो ओम्स पर सेंटीमीटर। तो भाई ये पहली क्लास ही थी, लेस देन 250, मतलब ये इससे क्या पता पड़ रहा है ये कौन सी क्लास का है, C1 क्लास का वाटर है, मतलब इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आल्सो गिव ट्रीटमेंट, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो SAR का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सोडियम आयन अंडर रूट में कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाई 2, सब चीज़ वैल्यू दे रखी है 22, 3, 1.5, तो 22 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.5 का डिवाइडेड बाई 2 का होल अंडर रूट, जिसको मैंने सॉल्व करा वो कितना आ रहा है, 14.67 भाइयों। तो 14.67 कौन सी क्लास में आएगा, चलिए टेबल फिर से रिपीट करते हैं, 0 से 10, 10 से 18, तो कौन सी क्लास में आ रहा है, 10 से 18 मतलब S2 क्लास में। ये कौन सी क्लास हो गई, S2। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको 200 माइक्रो मोज डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर होता है, जो कि हमारा लेस देन 250, मतलब पहली टेबल का पहला पार्ट ही मतलब C1 वाली क्लास में है। तो इरिगेशन वाटर को क्लासिफाइड कैसे करेंगे हम, C1S2, क्या करेंगे, C1S2, ये 2 होगा, C1S2, मैं इधर भी लिख देता हूँ C1S2, ये क्या हो गया, अपना इरिगेशन वाटर को क्लासीफाई कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा था, ट्रीटमेंट पूछा था भाइयों, ट्रीटमेंट पूछा था। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम हमेशा जिप्सम ऐड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, टू रिड्यूस एवब वंस, जो कि ऊपर वाले जो इफेक्ट है इनको कम करने के लिए